नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और हम देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तमाम दर्शकों के साथ हम मौजूद हैं एक ख़ास शख्सियत को लेकर, जो कि वार्ड अध्यक्ष से कई सारे पदों पर, पार्टी के कई संगठनों पर, कई बार प्रदेश अध्यक्ष के बाद, फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बाद अब वो केंद्र में अपनी उपस्थिति दे चुके हैं। कई सारी नीतियाँ उन्होंने बनाई हैं और उनके जीवन के कुछ रोचक पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। दिनेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया में। बहुत आभार मनु जी आपका। जी, हालांकि मनु जी कहूँगा तो लोग मनु वादी समझने लगेंगे। ना समझ ले, आप तो आजकल राष्ट्रवादी हैं। जी, जी। तो आपका आभार कि आप ने मेरा मुझसे प्रश्न पूछने का निश्चय किया। जी, दिनेश जी, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, बड़ा संघर्ष रहा है आपके जीवन में और मुझे लगता है कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं कि आपका परिवार, आपके पिताजी ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना घर बेच दिया। संगठन के लोग, कार्यकर्ता कैसे बने, उनका जीवन यापन कैसे चले, लाई चना खा के खर्चा कैसे हो, पार्टी में लोगों को कैसा जाए, अपनी संपत्ति बेच दिया, चुनाव हो रहे हैं तो गाड़ी की व्यवस्था की। क्या संघर्ष रहा पिताजी के दौर का? देखिए, हम लोग तो छोटे ही थे तब। कई बार मैंने अम्मा को रोते देखा। अच्छा। कारण क्या होता था, एक बार तो जो हमारे कारखाना कागज का था, रद्दी कागज का काम जी। होता था, तो कागज कारखाने को, पूरे चलते हुए कारखाने को पिताजी ने बेच दिया। पार्टी का उसमें जनसंघ हुआ करता था, तो किसी कोई किसी का चुनाव लड़ाना है तो किसी को कोई संस्था का गठन होना है प्रकाशन से संबंधित। एक बार पूज्य दीनदयाल जी के समय, एक बार पूज्य अटल जी के समय और राम प्रकाश गुप्ता जी के समय जी, जी, जी। ये स्थितियां आई कि एक बार मकान बेचना पड़ा, एक बार कारखाने को बेचना पड़ा। वो दोगुने उत्साह से जब निकलते थे तो उनको देखा देखी और लोग भी जनसंघ समर्थन में आ जाते थे। कई बार लट्ठबाजी हुआ। अच्छा। और वो जब होता था, कांग्रेसी निकलते थे झंडे को में से डंडा निकाल के और चलते थे और बोलते थे, अखबार में निकला क्या भाई क्या, रेडियो में आया क्या भाई क्या, कांग्रेस जीत गया, हाँ, वाह भाई वाह, जनसंघ हार गया, वाह भाई वाह। और करते करते अपशब्दों का प्रयोग करते हुए एक संघर्ष की स्थिति बन जाती थी। एक वो समय था जो जनसंघ अपने पैर जमा रहा था। ये 50 के दशक के बाद की घटनाएं पिताजी सुनाते थे, लेकिन मैं जो 70 के बाद की घटनाएं हैं वो भी मुझे याद आती। उस समय भी दृश्य यही हुआ करता था और लोग जुड़ते थे। किसी का उद्देश्य नहीं होता था, संघ की शाखाएं निकलती थी, लोग शाखाओं में जाते थे और फिर संकल्प लेते थे, फिर पकड़े जाते थे। इमरजेंसी लगी उस घटना को मुझे इसलिए याद है कि मैं 9-10 साल का रहा होगा मुश्किल से, और मेरे घर पे चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। अब था क्या कि पिताजी को अरेस्ट करने के लिए आ रहे थे अच्छा। और इमरजेंसी में आरोप लगा रहे थे कि वो किसी बैंक को लूटना चाह रहे थे और उसमें तमाम लोगों को साथ में दिखा दिया, झूठे आरोप लगा के। और वो एकदम से आके, पिताजी पहलवान आदमी थे, पीछे से कूद के निकल गए, क्योंकि संगठन की तरफ से ये आदेश था कि आपको भूमिगत रह के, पकड़ा नहीं जाना है। आपको भूमिगत रह के जो और स्वयं सेवक है उनके परिवारों को जो जेल में है उनको सहायता करनी है। वो निकले। अब पुलिस वालों ने मुझे उल्टा छज्जे के ऊपर से नीचे लटकाया कि अम्मा को कि बताओ कहाँ है। हाँ। जी, आप मतलब अपना और घर बेच दिया, घर के लिए व्यवस्था की, पार्टी के लिए की, जेल चले गए, उसके बावजूद भी आप पुरानी पार्टी, पुराने पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण, नेताओं का समर्पण और आज के लोगों का समर्पण, दोनों में कुछ अंतर दिखाई देता है? नहीं नहीं, देखो, एक बीज को जब आप पानी डालोगे ना तभी तो पौधा बनेगा, हुँ, और जब पौधा बनेगा तो पौधा से वो वृक्ष बनेगा, हुँ। जब वृक्ष बनेगा तभी फल देगा। लोग कहते हैं कि आज की अब पार्टी अब बदल रही अब है, उसको सोच जो बदल रही है, उसका सिंचाई, तरीका बदल रहा है। तो वो पार्टी की नीति रीत सिद्धांत एक है, हाँ। वो कभी नहीं बदला, ना पहले बदला ना आज बदला। हुँ। वो एक है, ये बड़ी बात है। चेहरे बदले, सिद्धांत नहीं बदले, नीति नहीं बदली, नियत नहीं बदली। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इतना अनुभव, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनी तो उसके पीछे बहुत बड़ा कई सारे कारणों में एक कारण आप भी रहे, आपकी स्वीकार्यता, आपकी छवि, आपकी पहचान, प्रदेश भर का अनुभव, संगठन को खड़ा करना। भाई आज ना बीजेपी है, इसके पहले तो सपा, बसपा और कांग्रेस के इर्द-गिर्द सारी चीज़ें चलती थी।
बावजूद जब दूसरी बार और बहुमत से सरकार आई तो उप मुख्यमंत्री पहली बार थे, आप नहीं रहे और एक दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति उप मुख्यमंत्री देखो बना। ये शब्द मैं समझता हूँ उचित शब्द का प्रयोग नहीं है। हाँ। बीजेपी में ना कोई पद को धारित करता है ना पद से हटाया जाता है। हम्म। इस पे एक पद अगर किसी के पास होता तो उसका पद का परिवर्तन होता है। जी। मैं उप मुख्यमंत्री नहीं था तो आज मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। मैं मेयर नहीं था, मेयर था तो उसके बाद मैं उप मुख्यमंत्री था। उसके पहले मैं कुछ नहीं था तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। तो पद का परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया पार्टी की है। वो अपने कार्यकर्ताओं से क्या काम लेना है ये पार्टी और पार्टियों की अपेक्षा बेहतर जानती है। और बीजेपी गंगा नदी है जी। जिसमें तमाम प्रकार के जलाशय आकर मिलते हैं और पवित्र गंगा का जल बनते हैं। इसलिए कौन नया है कौन प्रदूषित पुराना पानी है भी मिलता है आके बहुत गंगा नहीं में। उसका प्रदूषण तो गंगा नदी में आके गंगा नदी का पानी कभी प्रदूषित नहीं हुआ नहीं है। होता, हाँ। तो वो अपनी तरह बना देता है। एक चीज नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ पूज्य गुरु जी क्योंकि एक चीज आपका कहते जी, थे। जी। एक चीज कहते थे, पूज्य गुरु जी भी कहते थे, अटल जी भी कहते थे। कहते थे कि लोगों को अपनी तरह जब कोई दूसरा आवे, दूसरे दल के अच्छे लोगों को अपने साथ मिलाओ। लेकिन अपने साथ मिलाने के बाद दो काम करना, एक तो उनकी तरह मत बनना, दूसरा उनको अपनी तरह बना लेना। तो बीजेपी में जो वही आते कर हैं रही वो है। बीजेपी की नहीं, तरह हो जाते मैं हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप योगी जी के साथ उप मुख्यमंत्री थे तो बतौर उप मुख्यमंत्री क्योंकि आपका कोई विशेष प्रलोभन या कोई ऐसा विशेष एजेंडा छुपा हुआ हिडन हिडन एजेंडा तो था नहीं, तो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। अब मोदी जी योगी जी से आपकी अच्छी बातचीत रही है, चूंकि आप गुजरात के लंबे समय तक प्रभारी भी रहे तो मोदी जी के भी कॉन्फिडेंस में रहे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें जो दोनों उप ना मुख्यमंत्री देखिए उनकी मैं पट ही नहीं रही है। ऐसा ऐसे ये सब ऊपर की अफवाहें नहीं, होती है। कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है साहब, एक बेहतर समन्वय है, दिखाई सब दे एक रहा दूसरे है, के चाहे वो प्रति केशव मौर्य हो, और देखिए चाहे वो मैं आपको ब्रजेश बताऊं, पाठक हो। मैं आपको आपका बताऊं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। देखो अब मैं इवन अगर आप योगी जी आप मेरी पे बात भरोसा कर भी रहे बहुत हैं करते थे, लेकिन आज जो है बताते हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्री एक नहीं तरफ और ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री एक तरफ। जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और सब बड़े तालमेल के साथ एक दूसरे का पूरक होके और मुझसे कई गुना बेहतर काम इस समय हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको कहूं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, और बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते मेरा धर्म है पार्टी के लिए जो अच्छा हो उसके लिए मुझे काम करना, मुझे अपने अच्छे के काम नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिसके नेतृत्व में आप काम करते हैं वो हमारा नेतृत्व करता है। मैंने आदरणीय कलराज मिश्र जी के नेतृत्व में काम किया, तो जो कलराज जी कहते थे उनकी प्रतिष्ठा के लिए वो मैं करता था उनसे सीख कर। कल्याण सिंह जी के अंडर में किया तो जो कल्याण सिंह जी का विचार है उनके अनुसरण करते हुए मुझे अपने नाम के लिए उनके नाम के लिए करना है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना और सदस्यता महाअभियान इससे का मैं संयोजक बना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मैंने काम किया, तो कभी मैंने ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं, हम और हम भी नहीं, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है। मैंने मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। मैंने अटल जी के नेतृत्व में, आडवाणी जी की जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुरली मनोहर जोशी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब मैं उत्तर प्रदेश का युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, उनके साथ काम किया है। तो मेरा अब योगी जी के साथ अगर मैं उप मुख्यमंत्री हूं तो मेरा कर्तव्य है कि जो मेरा बॉस है उसके काम अच्छे से हो, उसका मैं सहायक के तौर पर काम करूं, नहीं, आपने बहुत सारी प्रतिद्वंदी के तौर पे काम ना करूं। आपने बहुत सारी नीतियां भी बनाई, आपने शिक्षा नीति बनाई, मैं आपने राष्ट्रीय औद्योगिक नीति बनाई है, पर्यटन नीति बनाई। जब आप युवा आयोग के अध्यक्ष थे तो आपने युवा नीति वहां पर बनाई और आईटी नीति उत्तर प्रदेश में बनाई। मुझे लगता है कि चूंकि जब सेकंड टर्म होता है तो बहुत सारी उम्मीदें लोगों की नहीं पूरी की जाती है। एक बार फिर से चुनाव आ गया, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1 साल के आसपास का समय बचा हुआ है। आपकी ज़रूरत महसूस होती है लोगों देखिए को? मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हो ऐसे आदरणीय मेरी सक्रियता बहुत ज्यादा थी उस समय, और ऐसा नहीं कि अब भी उससे कम नहीं है। तो मुझे आदरणीय भंडारी जी बहुत खुश थे, सुंदर सिंह भंडारी जी। तो जैसे आपने एक दिन पूछा तो इसे हमसे उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हो, तो मैंने एक शब्द कहा था, वो बाद में नारा बन गया। मैंने कहा जहां पर कम वहां पर हम। क्या बात है। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है। हम कहा जहाँ कमी दिखाई पड़े मुझे भेज दीजिए, मैं कौन सा पद धारित करूंगा ये मेरी इच्छा नहीं है, संगठन की इच्छा होती है। तो जहां पर कम वहां पर हम, तो मुझे लगता है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा अब दोबारा से। नहीं देखो क्या कम होगा, ही कम है, ये विषय और गम ही गम है। ये विषय
नेतृत्व के हैं, ये मेरे नहीं हैं। चिंता व्यक्ति को अपनी नहीं, संगठन की करनी होती है। नहीं तो संगठन की और चिंता करनी पड़ेगी संगठन साहब। मेरा देखिए, बहुत सबल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्राह्मण विधायक अलग बैठक कर रहे हैं, और ये क्षत्रिय विधायक अलग बैठक ये कर रहे हैं, चुनाव के रायता पहले फैला हुआ है। कुछ घंटे कुछ दिन हुए नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी जारी करनी पड़ी आप कि भैया रायता मत आप फैलाओ, चुनाव आने जो वाला है। चीजें नहीं होती हैं वो कभी कभी लोग दिखाते हैं, उसका संशोधन या उसका स्पष्टीकरण भी नहीं मांगते लोग। ये रायता और समोसा हर बार जब चुनाव आने होता उसके पहले एक जाति का नाम लेके ये असंतोष, फिर दूसरी जाति का लेके ये असंतोष, ये विपक्ष एक जो रायता और समोसा है ना वो फैलाता है। अच्छा। और फैलाने के बाद जब दुगनी ताकत से वही लोग लग जाते हैं हाँ। और वो हार जाते हैं, तब उनको ईवीएम याद आता है, प्रशासन याद आता है। ये चुनाव के पहले ये चुनावी कुछ योद्धा हैं जो चुनाव की सूंघ पहले से सूंघ लेते हैं। जैसे पक्षी उड़ने लगे तो लगता है कि अब आसमान में अब पानी बरसने वाला है। वैसे जब नेताओं के बयान आने लगे, वो मंडराने लगे, वो मंदिर और मस्जिद जाने लगे, तो समझो चुनाव आ गया। अब बहुत सारे लोग हैं, अभी तो कुछ नेता भी आप जो कभी नहीं मंदिर गए होंगे वो भी मंदिर जाते हुए दिखाई पड़े। नहीं लेकिन मुझे तो बताइए, नहीं ऐसा कुछ है ये जो बैठकें हो रही हैं? अरे विधायकों कहाँ की कौन बैठक हुई? किसी के घर में 10 लोग बैठ जाए, मेरे वहाँ तो 50। आप अगर आके देखो कि लखनऊ में 1000 से 1500 लोग और से ऊपर ही बैठते होंगे लोग। अच्छा। आके बैठते हैं, सभी जात के सभी धर्म के लोग बैठते हैं। अगर किसी धर्म या जाति के लोग साथ बैठ जाएंगे तो क्या ये हो सकता है पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए सब अच्छा, बात मजबूत करें? बनाने के लिए हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे कोई ऐसी किसी चीज के वहाँ कोई शुभ काम हो और कोई आ जाए तो पता चला कि उसका बात का बतंगड़। बीजेपी एकजुट है। एक व्यक्ति ने एक बयान दिया हो कहीं नहीं आया, और उसके बाद सारे रंगे चैनल। अब ये क्या कौन कर रहा है? कोई ऐसा है जो बीजेपी को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहता? कहीं तो धुआं उठ रहा हो। नहीं, कहीं दुआ नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहीं बयान नहीं दिया। आप एक ऐसा अध्यक्ष जिसके इर्द गिर्द सारे ब्राह्मण लोग मिलकर उनको चुनाव लड़ाते हैं और वो 7 बार जीत कर आए, उनमें जातीयता है ही नहीं, और उस व्यक्ति को जाति आधार पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि चुनाव के समय इस प्रकार की अफवाहों का बाजार गर्म होता है। बड़ी चुनौती नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी है, और आज तो एक बड़ा अच्छा दिन है, और मुझे लगता है आपने भी बहुत सारी बधाइयाँ नए अध्यक्ष को दी हैं। 45 साल की उम्र में एक नया युवा, भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व में अब मुझे लगता है कि पार्टियों में अपना एक स्थान दिया है। 45 साल के युवा को बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब तो नितिन नवीन भी मेरे बॉस हैं। हाँ, निश्चित रूप में जो पार्टी का संगठन का अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि होता है। और नितिन नवीन जी भी ऐसे नहीं है ऐसे आके कहीं से चले आए हो, नीचे से उठकर उन्होंने काम करते करते आए और निस्वार्थ भाव से करते हुए आए। ये एक संदेश है दूसरे दलों के लिए भी कि बीजेपी परिवार के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है कि एक नेता चाहे तो उसके परिवार के लोग बन जाएंगे, एक नेता चाहे तो अपने को दे दे। ये बीजेपी में नहीं, ये कांग्रेस में होता है। और बीजेपी में सब कार्यकर्ता के लिए ही काम होता है। कोई कार्यकर्ता कभी भी कोई पद को धारित कर सकता है। ये इतना बड़ा संदेश अगर कहीं से गया है तो नितिन नवीन जी के बनने से गया है। और मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश 2027 वाले, और ये अभी जो तमिलनाडु है, बंगाल है, जो आसाम है, आप समझ लीजिए ये इनकी विजय पताका जो है वो नवीन जी की नवीनता के साथ में ममता आएगी। के गढ़ को भेद पाएंगे? मैं समझता हूँ कि ममता जी का जो राजनीतिक जीवन का सूर्य है वो अस्त हो चुका है। अच्छा। और वो अस्तांचल की तरफ हैं। दीपक बुझने लगता है तो उसकी रोशनी कुछ ज़्यादा टमटमाता है और उसके बाद अचानक बुझ जाता है। आजकल अचानक आक्रामक होकर और अधिक एक दुष्प्रभावी तरीके से लोगों को पीड़ा देने का काम जिस प्रकार से ममता जी कर रही वो है। आरोप लगा रही कि बीजेपी छद्म बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बना रही है, तो मंदिर मैं भी बनाऊंगी, उनके एजेंडे को सफल नहीं होने दूंगी। आप जेल, सरकार आपकी है, जेल में डाल दो उस व्यक्ति को। विधायक आपकी पार्टी का है, बना चंदा तो उसको आपके लोग दे रहे हैं। चुनाव तो आपकी पार्टी से भी लड़ा है। लड़ा, कब लड़ा है? बहुत पहले लड़ा है। आज से 20 साल पहले उसकी विचारधारा जब तासुफी विचारधारा हुई पार्टी से, उसी दिन निकल गया।
और वो 20 साल से इनके साथ में है, इनकी विचारधारा के साथ में है। वो उन पुलिस, ममता जी की पुलिस, वहाँ बीजेपी की पुलिस है क्या, चारों तरफ खड़ी होकर उसको बनवा रही है, वो उसका नाम दे रहा है। उनकी लोग उनको सरकार की शासन की बसें उपलब्ध करा के भीड़ लाई जा रही है। अच्छा। और उनका व्यक्ति वो बनाकर ध्रुवीकरण कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो जेल में डाल देते, गलत कर रहा है तो एक FIR लिखा देते, गलत कर रहा है तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये भी अवहेलना हुई तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई सब करती। कुछ वो कर रही हैं, चंदा भी ममता बनर्जी दे रहे हैं, तो काहे नहीं ईडी की जांच करा देते हैं? ना ना, अब देखो तो ईडी, ईडी तो सब जगह पहुंच रही है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार निष्पक्ष है। हम्म। ईडी की संस्था हो चाहे CBI हो या कोई और संस्था हो, ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं। इनको कोई निर्देश देने का काम सरकार नहीं किया करती। दिनेश जी, बड़े कई रोचक किस्से हैं आपसे जुड़े हुए, क्योंकि जब आप इजराइल गए थे, वहाँ पर आपको मोस्ट ऑनरेबल मेयर का अवार्ड मिला था, तो आप अचानक से नीचे सो रहे थे, आपको नीचे सोने की ज़मीन में तो आदत ही है, तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया, क्या अरे मामला क्या था? अरे, मैं महापौर था हाँ। और हो सकता है मेरी क्वालिफिकेशन को देख के मैं कम उम्र में लेक्चरर प्रोफेसर बन गया जी। और तमाम डिग्रियां, पेपर, पब्लिकेशन, PhD मेरे अंडर में 2 दर्जन से ऊपर PhD भी है। जी। तो क्या देखकर मुझे बुलाया, मैं नहीं जानता। एशिया से मेयर के तौर पर मेरा चयन हुआ, वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस इजराइल की, अच्छा। संभवतः अमेरिका ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो मैंने कहा मैं अपने पैसे से जाऊंगा नहीं, अगर आप दोगे तब आऊँगा। हाँ। तो मैं पहला महापौर था जो मेरे टिकट का उसका इंतजाम भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया। मैं गया, मेरी पहली विदेश यात्रा थी और मैं गया, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोलना था एशिया की तरफ से। मेरा की नोट एड्रेस था दूसरे दिन और मैं गया। उसमें क्या था, मैं मेयर जब बना था तो मेरा विवाह नहीं हुआ था, या यूं कहें कि मैं वैवाहिक जीवन में जाना नहीं चाहता था। जी। और मेरा एक अजीब सा जीवन था, सुबह 4 बजे उठना, पूजा पाठ, ध्यान, योग, और ज़मीन पर सोता था बगैर बिस्तर के। अच्छा। तो उस समय का ये हाल था कि मुझे पलंग और तख़्त मुझे याद ही नहीं था। अच्छा। जाड़े में मैं लकड़ी के तख़्त पे सोता था। अच्छा। तो मैं वहाँ गया तो बहुत एक VIP सूट मेरे लिए था, क्योंकि एशिया से अकेले था और सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के गया था। तो जब मैं पहुँचा तो फिर वहाँ उस कमरे में मैं पलंग पे लेटूं, मुझे नींद नहीं आया, मैं दाएं बाएं करवट बदलूं, क्योंकि मैं ज़मीन पर लेटने वाला व्यक्ति। मुझे नहीं पता था कि इजराइल का फ़िलिस्तीनी से जो तनाव चल रहा है, तो फ़िलिस्तीनी ने उस कॉन्फ्रेंस को उड़ा देने के लिए, बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। हाँ। तो उन्होंने सुरक्षा इतनी कड़ी करी थी कि टॉयलेट को छोड़ के और पूरे कमरे में कैमरे लगे थे सुरक्षा के लिए, सारे कमरों में कैमरे लगे? सभी जगह। अच्छा। और ये मुझे नहीं पता था। हाँ। हालांकि उन्होंने सिर्फ लिख के रखी थी कि ये कैमरा के नीचे आप हो। हाँ। मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि पहली बार मैं विदेश के उस सिस्टम में गया। अब मैं लेटा, मैं सुबह मुझे बोलना है 9 बजे और रात को मुझे नींद नहीं आ रही, 11 बज गया। अब वो गद्देदार मलमली गद्दे और AC कमरा, मैं पंखा उषा टेबल फैन चला कर तब सोता था उस समय। अब पानी छिड़क लेता था ज़मीन पे, गर्मी होती थी तो उसी पे सो जाता था। तो तब AC लगा भी था तो नौकर के लिए, मैं नहीं उस पर लेटता था। ठीक है। तो पता चला कि जैसे मैं ज़मीन पे लेटा, मैं चारों तरफ देखा कोई नहीं है, मैं ज़मीन पर लेट गया। आपने कहा जमीन पे लेट जाते, सो लेते हैं और सुबह भाषण देना है। हाँ, हाँ। और जैसे मैं सोया तैसे ही पता चला थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ लोग उल्टा लटकाए हुए हैं और वो पीठ पे थपथपा दे रहे हैं, कहीं सर पे दे रहे हैं कि मैं उल्टी कर दूं। मैं चिल्ला रहा हूँ, भैया मुझे छोड़ दो। क्या बात है, क्या बात। मैं समझा फिलिस्तीनी आ गए, मुझे उठा ले जा रहे हैं। अब मैं चिल्ला, तब तक बगल के कमरे से हाँ। लंदन के मेयर थे, वो आए हाँ। और उन्होंने चिल्ला पूछा क्या है, क्योंकि ये जो इजरायली सैनिक थे वो ना हिंदी जानते थे ना अंग्रेजी जानते थे, वो हिब्रू में बोलते थे। ठीक है। तो उनके साथ दुभाषिया था लंदन के मेयर के साथ। तो उसने पूछा कि मामला क्या है, तो बोले लॉर्ड मेयर को जहर दे दिया गया। मैंने जमीन पर गिर पड़े। तो उन्होंने कहा कि आपको जहर, कहा नहीं मैं जमीन पर लेटता हूँ। तो वो भी चिल्लाए, ओ लॉर्ड मेयर जमीन पर। तो मैंने कहा हाँ, तब तो मेरी उनसे दोस्ती उन्होंने छुड़वाया कह के, और बोले आज आपके साथ आज का की नोट एड्रेस है, मैं सुनूंगा, मैं चलता हूँ आपके साथ। तो हम लोग जाने लगे। तब तक लिफ्ट में उनकी पत्नी आ गई और मैं
अंदर आ गया, वो बेचारे बाहर रह गए, साइमन मिल्टन। अच्छा, मतलब उनकी पत्नी और आप अंदर रह गए और वो बाहर अंदर रह गए। जैसे जैसे पहुंचे तो उनकी पत्नी चिल्लाई, साइमन प्लीज कम। हाँ। वो दौड़ते हुए आए, हंसते हुए, इतना खुश। मुझसे बोले, ये मेरी पत्नी जस्ट लाइक एज इंडियन लेडी, ओ। ये भारतीय नारी की तरह है। क्यों? बोले, ये मेरी थर्ड वाइफ है और हम लोग 7 साल से एक साथ रह रहे हैं, क्या बात। ये इंडियन लेडी की तरह है। हमने कहा नहीं मिस्टर साइमन, ऐसा नहीं है। भारत की नारी 7 महीने नहीं, 7 साल नहीं, 7 जन्म साथ में रहने का संकल्प लेती है। जब 7 फेरे लेती है, कहती है, हे ईश्वर, अगले जन्म में पति मेरा यही रहे। तो 7 जन्म का साथ होता है, ये इंडियन लेडी नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसी बहस चली कि दूसरे दिन जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने खड़ा हुआ, तो लोगों ने मेरी जो प्लानिंग थी, मैंने अपने कान्हा उपवन के बारे में, मैंने अपने ट्रैफिक पार्क के बारे में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डाइवर्जन हो, नालों का इस पार शिफ्टिंग के, इसके बारे में मैंने अपना की नोट एड्रेस बोला। उसी समय वो खड़े हो गए, बोले कि मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट जो है भारतीय संस्कृति हिंदू दर्शन पर बोले। क्या बात। तो मैंने फिर उस पर बोला, और उस पर बोला तो प्रसन्न हुए कि और बोलिए और बोलिए। तो मैंने कहा कि हालांकि आज का परिप्रेक्ष्य होता ना, तो आज तो भारत में भी 7 जन्म का नहीं, 7 दिन में तलाक होने लगे। 7 महीने में नोटिस आने लगा है, पति का नाम, पत्नी का नाम, बहन का नाम, बहनोई का नाम। कौन पति पत्नी के खिलाफ लिखा रहा, पत्नी पति के खिलाफ लिखा है। जो विसंगति आज उत्पन्न हुई है, उसको देखता हूँ, पहले के समय देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बदलाव आया है। बदलाव आया। ये दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप लंबे समय तक अविवाहित रहे, काफी दिनों बाद आपकी शादी हुई, और वो जो शादी हुई वो भी बड़ी अजीब सी क्षणों में, अजीब सा घटनाक्रम में, मोस्ट वांटेड भूला का ये आप जिक्र। जिस चैनल में थे जी। उसी की कृपा थी। जी। और जागरण में एक मेरे मित्र थे, अजय श्रीवास्तव, हाँ। पत्रकार, और एनवीटी में इस समय वो संपादक हैं सुधीर मिश्रा जी, वो पहले हिंदुस्तान में थे। इन लोगों ने निकाल दिया, एक ने निकाल दिया, हिंदुस्तान में सुधीर जी ने निकाल दिया कि मेयर जो है अगर जीत गए तो शादी करेंगे। हाँ। और उन्होंने निकाल दिया मोस्ट वांटेड दूल्हा करके कि नहीं, मेयर बनेंगे दूल्हा, और पगड़ी को, कोई कार्यक्रम की पगड़ी पहने हुए फोटो निकाल दिया। हाँ। अब अम्मा के पास बायोडाटा आने लगे। अब वो बोली एक कार्यक्रम की 1 तारीख को बोली कि हम 16 तारीख को शादी करेंगे। कहाँ करेंगे पता नहीं। अरे 267 बायोडाटा छांट के रख रखे थे। हाँ। फिर ये हुआ कि भाई 30 साल के बाद तो जन्म पत्र मिलाई नहीं जाती। हाँ। अब माँ कह दें तो वो अकाट्य होता है मेरे वहाँ, पिता कह दें तो अकाट्य होता था। हाँ। पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, तो ये तय हुआ कि हिंदू शास्त्रों में 30 साल के बाद शादी के जन्म पत्र नहीं मिलाते, बल्कि पर्ची जो इष्ट देव होते हैं उनके नाम के अगर 4-5 प्रपोजल होते हैं तो पर्ची ला देते हैं, घर के जो बड़े होते हैं उठा लेते हैं, वही शादी हो जाती है। तो तय हुआ वही प्रोसीजर अपनाएंगे। अब माता जी के पास में 1-2 बायोडाटा नहीं, 267 बायोडाटा। अब 267 बायोडाटा उछाले गए, उसमें से 6 छांटे गए। 6 में से कुछ 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ संभावना बनी थी शादी की, कुछ वरिष्ठ जन पार्टी के चाहते थे 1-2 जगह, तो मुझको भी लगता था कि ठीक प्रपोजल है। लेकिन जब पर्ची लुटाई गई तो जहाँ मेरी अभी शादी हुई है, माँ ने पिता ने वही उठाया। फिर घर के 15 लोग, भाई बहन भाभी, ये सब मिलके, और एक मेरे मित्र थे, वो मिलके सबने उठाया। तो 15 में से 13 पर्ची जहाँ शादी हुई, वो IIM अहमदाबाद में उस समय वो पढ़ा रही थी। तो वहाँ पर पता चला कि उनके 9 तारीख को हम लोगों ने फ़ोन किया, हमारे उनके पता किया, बड़े मुश्किल से नंबर आया, तो उनके भाई की शादी थी। तो उनसे कहा गया कि भाई आप तैयार हो, 16 तारीख को शादी और 15 तारीख को तिलक। इतनी तो जल्दी वो लोग तैयार थे, लेकिन कुछ भी और तैयारी, कपड़े तक नहीं सिले थे। हाँ। और कहीं कार्ड नहीं छपा था, कुछ नहीं हुआ था। आदरणीय कलराज मिश्रा जी ने एक टेलीविज़न पे कह दिया कि दिनेश शर्मा मेरे बेटे की तरह है, मेरे बेटे की 14 तारीख को शादी है और वहीं से तिलक का दिनेश का होगा। उन्होंने और संभवतः वही आपका जो चैनल पे आप काम कर रहे थे उसी में हुआ। तो उसके बाद
बगैर न्योता के लोग 20,000 से ऊपर लोग अच्छा, एक वहाँ पर आए। जी। एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब कि सुनने में आया कि भाभी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि राजनीति में आप रहें, क्या अरे मतलब बड़ा घटना हो गया। दबाव हुआ छोड़ने का भी? उन्होंने फ़ोन किया कि साहब, लोगों ने कहा कि लड़का लड़की से बात कर ले, हुँ, ऐसा हो ना हो कि बाद में वो हो। तो ना मैंने कभी किसी से बात की थी, ना उन्होंने कभी किसी से बात की थी। हुँ, तो जैसे नेताओं का नमस्कार नहीं होता है, हुँ, तो मैंने कहा नमस्कार। तो कह रहे, मैं एक चमका आपको कुछ पूछना है मुझसे। बोली कि मैं नेता से विवाह कर रही हूँ कि मैं एक प्रोफेसर से कर रही हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ हुँ, और उस तरह का नेता नहीं हूं जैसा आप सोचे होंगी। तो उनका कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो विवाह जहाँ हो वो भ्रष्ट ना हो। अच्छा ये बोला भाभी ने। तो मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हो? बोले कि अगर भ्रष्ट होगा तो ये मैंने निश्चय किया था कि उसी दिन हम लोग के संबंध खत्म हो जाएं। अब इतनी बड़ी बात फोन पर हो रही थी, तो बहुत लंबा डायलॉग है, उसको मैं चर्चा क्यों करूंगा। जी, लेकिन सुखी हूँ, हुँ, एक दूसरे के प्रति विश्वास है। सब्जेक्ट हम लोगों का लगभग मिलता हुआ है, वो अर्थशास्त्र से, मैं कॉमर्स का हूँ। लेकिन जब महापौर में आया, वो महापौर थी, मेरा वर्किंग देखा और मेरी व्यस्तता देखी तो बड़ा कभी कभी मैं तनाव पे रहता था। विपक्ष की सरकारें थी, रोज काम नहीं करने देने का तमाम प्रकार के टकराव होते थे और उसके बीच में मुझे 24 घंटे कब मैं जागता हूँ कब सोता हूँ, मेरी व्यस्तताओं और बेचैनी को वो देखकर बड़ा व्यग्र थी। हुँ, बोली अब आप राजनीति नहीं करेंगे। जी, 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 मैं कर नहीं करूँगा। तो मैं हुँ, 1 साल पहले ही जाके अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उसमें शाही जी थे, मतलब भाभी जी ने ये कह दिया कि आप राजनीति नहीं नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया। नहीं, धर्म संकट की बात नहीं। नहीं, बचपन से आपने मेरी तपस्या एकाएक नहीं, देखो मैं बचपन से राजनेता नहीं रहा, नहीं, पढ़ने परिवार में पढ़ाने वाला राजनीतिक व्यक्ति था। माहौल था, उसके बाद जिस तरीके से आपने संघ के करीब-करीब सारे जितने भी अनुशासन संगठन उनमें और हाँ, काम मैं किया, संघ के लेकिन सांघिक में अचानक बीच मैं में विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहा, मैं हिंदू जागरण मंच में रहा, सेवा भारती में रहा, मैं विद्या भारती में रहा, मैं भौरा सेवानाथ ट्रस्ट में रहा, माधव सेवा आश्रम में रहा, मैं विश्व संवाद केंद्र के साथ साथ मीडिया का पूरा काम राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं देखा था। बहुत सारे पदों पर रहा, तो युवा में रहे, युवा शिक्षण आयोग में मंडल में रहे और रहा। अचानक से अर्धांगिनी यानी कि भाभी जी ने कह दिया कि नहीं साहब अब राजनीति तो नहीं चलेगी। उनका आप पढ़िए पढ़ाई है, आप घर का एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं मना कर आया था। पार्टी में बोल दिया आपके भाई नहीं, मैं राजनीति। प्रदेश अध्यक्ष जी से कह आया था कि पार्टी में काम करूंगा, हाँ, जैसे काम करता रहूंगा, पद नहीं लूंगा, अच्छा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा बोल दिया आपने। अब उस समय की स्थिति अचानक ऐसी आ गई कि वो ये कहे 1 साल पहले थी, 1 साल बाद की स्थिति आ गई कि विधानसभा के चुनाव हुए, 9 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी लखनऊ में हार गई। ओह! दुर्भाग्य था ये, हाँ, खराब समय था। हाँ, और उसमें से 3 सीटें ऐसी थीं जो मतलब जिसमें जमानत बचाने के लाले पड़ गए, हाँ, और जो बाकी सीटें आ रही वो भी काफ़ी लंबे मार्जिन से है। आदरणीय कल्याण मिश्र जी एक मात्र सीट जीते थे। हुँ, ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे अपना संयोजक बनाया था अच्छा, चुनाव का। तो पूरब की सीट लखनऊ से जीती थी। हुँ, अब उसमें मुझे चुनाव लड़ना, हुँ, अब सारे लोगों ने कहा कि साहब आपको चुनाव लड़ना है, हुँ, सारे बड़े नेता, और मैंने मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, तब तक पीछे से कुछ बाहर निकलते निकलते हम लोग पार्टी कार्यालय के आंगन में आ गए, हुँ, सारे नेता भी आ गए और लोग भी आ गए। तो किसी ने पीछे से कहा साहब जमानत बच सकती है अगर आप लड़ जाएं तो हुँ, मैंने कहा आप गलत बोल रहे हो, मैं लड़ूंगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो पीछे से किसी की आवाज आई, अहंकार बोल रहा है। ओह हो हो! फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा जब मैं नहीं लड़ूंगा। तो आदरणीय कल्लाद जी को मैं अपना अभिभावक मानता हूँ। लालजी टंडन जी बिगड़ गए, बोले साहब आप पहले लड़ गए थे, अब आज आप मना कर रहे हैं, क्या बात है, आज खराब समय तो आप मना कर देंगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं 1 साल पहले मना कर चुका हूँ। तो सूर्य प्रताप शाही जी ने कहा हाँ कहा था इन्होंने, सही कह रहे हैं। तो फिर लेकिन जब बात चला तो बाद में जो भाभी जी था, कैसे मानी? नहीं मैं किस्सा बता रहा हूँ आपको। तो आदरणीय कल्ला जी जब गुस्सा हो गए तो मैं उनको गुस्सा नहीं देख सकता, क्योंकि राजनीति में लाने का बहुत बड़ा श्रेय आदरणीय कल्ला जी उनको को ही आता था और संगठन के। मैं समझता हूँ कलराज कल्याण ये जो जोड़ी एक आदर्श जोड़ी रही, जिसको मैं अटल अडवाणी की जोड़ी मानता हूँ। ऐसी अद्भुत जोड़ी को मैंने काम करते हुए और देखा। मोदी और योगी की?
मोदी जी, योगी जी का, मोदी और अमित शाह जी का जो संगठन अध्यक्ष, और मैं संगठन अध्यक्ष की और उनकी बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री की। यानी संगठन अध्यक्ष थे अडवाणी जी और प्रधानमंत्री थे अटल जी। अ, अब मोदी जी और अमित शाह जी एक आदर्श जोड़ी रही। क्या बात। वैसे ही कल्याण सिंह जी और कल्ला जी अध्यक्ष थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक आदर्श जोड़ी रही। योगी जी का एक अपना व्यक्तित्व है जी और सबके साथ तालमेल है। जी। और योगी जी की अपार क्षमता को मैंने बहुत निकट से देखा है, और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता को मैंने देखा। ये नहीं, सभी नेता हमारे हैं। अगर संगठनकर्ता के रूप में अमित शाह जी दिखाई पड़ते हैं नीति बनाते हुए, तो राजनाथ सिंह जी का सौम्य और सबको मिलाकर निकलने वाला चेहरा दिखाई पड़ता है। तो प्रोग्रेसिव नेचर कहीं हमारे नितिन गडकरी जी का दिखता है, तो कहीं मोदी जी सबका साथ में लेकर नई योजना बनाते हुए दिखते हैं। क्या? इतनी बड़ी जोड़ी है। क्या लग रहा है 2027 में कोई संकट है बीजेपी पहले से बहुत बड़े बहुमत से आने वाली है। ऐसा? संकट नहीं, संकट निवारण करने वाले लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, वो साथ में हैं। आपकी भूमिका क्या होगी? मैंने कहा ना, जहाँ पे कम वहाँ पर हम। मैं एक किस्सा बता रहा था आपको, तो उस किस्से को आप सुनो। हाँ प्लीज। कि मेरी पत्नी जब घर पर लौट के आए तो लोगों ने कहा इसने पत्नी के कारण मना कर दिया। घर के मेरे नौकर से लेकर घर वाले तक का उनसे बात करना, मतलब दूर हट रहे थे, इसी कारण आज उसने छोड़ दिया। अब सबको आ गया था कि उन्होंने काम करने से मना कर दिया। अब वो इतना गिल्टी कॉन्शियस थी कि अपने कमरे से नहीं निकल रही थी। अब पता चला जब मेरा टिकट फिर से घोषित करवा दिया, कल्ला जी ने कहा यही लड़ेगा, तो जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी के पैर में छाले पड़े, तो वो सब तरफ पैदल चलते चलते घर घर डोर टू डोर कन्वेंसिंग करती हुई दिखाई पड़ी। वो राजनीति में नहीं, आज भी नहीं कोई मतलब है, जी जी। लेकिन एक पति पत्नी का भाव होता है। भाव है। और मुझे लगता है कि ये भाव हमेशा रहेगा, इसलिए जो हिंदू संस्कृति और हिंदू दर्शन की बात आप कर रहे थे, एक सफल व्यक्तित्व के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मुझे लगता है कि वो हाँ, माँ का भी हाथ होता है, माँ का पत्नी भी का भी होता होता है, है। बहन जी का भी होता है, जी भाभी का भी होता है। जी जी। तो हम माने कि आगामी उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर इतिहास रचने जा रही है। और निश्चित रूप में पूरे देश में इतिहास रचेगी, उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी होगा। एक उत्तर प्रदेश भी होगा, लेकिन आपकी जो नींव मुद्दों के ज़रिए, आपके अपने कार्यकाल के ज़रिए रहेगी। हम फिर आपको उसी एक बड़ी भूमिका में देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। बहुत